अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पूरा पाकिस्तान ये सवाल उठा रहा है और बजा तौर पर यह सवाल उठा रहा है कि 60-70 हज़ार कीमती इंसानी जानों की कुर्बानी देकर भी हम अजनबी ठहरे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब हमें धमकियां दे रहे हैं और पाकिस्तान की सलामती इस वक्त इन क्वेश्चन आई हुई है। दूसरी तरफ हमारी सियासी क़यादत जिस तरह का रद्द अमल दे रही है, मैं उसकी वजाहत खुद नहीं करूंगा, बल्कि आप जुमे के दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में तकरीर फरमाई, फिर उसी शाम को इमरान खान ने सखर में तकरीर फरमाई और फिर फतेह जंग में हफ्ते के रोज बिलावल भुट्टो जरदारी भी गरजे। सब रद्द अमल आपके सामने है। हम पाकिस्तान की सलामती के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ आज रूबरू हैं साबिक वफाकी वजीर दाखिला और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर दाखिला के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। ऑन दी ऑन सेट, सबसे पहले ये बताइए, आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आप इन इश्यूज को डील करते रहे हैं। जो कुछ ट्रंप ने अपनी पॉलिसी में बताया और फिर उनके वजीर खारजा टिलरसन ने उसकी वजाहत की, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है इस वक्त? शौकत पाठा साहब, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन को भी सलाम। ये जो थ्रेट है ट्रंप की जस्ट 4 डेज बैक, ये कोई पहली थ्रेट नहीं है। डू मोर की डिमांड मैं अपने इंटीरियर मिनिस्टर के दौर से लेकर अभी तक सुनता आ रहा हूँ और उसके पीछे बहुत से बैकग्राउंड हैं जो उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट पहली दी थी कि सोमालिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया था, तो उस वक्त मेरी छठी इसने कुछ कहना शुरू कर दिया था। अलार्म आ गया आप? बिल्कुल, आपने देखा होगा मैंने एक आर्टिकल पहले लिखा, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गया डू मोर, और ये डू मोर पे आर्टिकल जो मैंने लिखा जिसका टाइटल था डू मोर पाकिस्तान, उसको मैंने ये विजुलाइज करते हुए कि जो तकरीर आ रही है इसको डोनाल्ड ट्रंप की और जिस तरह उसके तेवर नजर आ रहे हैं और जो हालात और वाक़यात इस वक्त बड़े सगीर के हैं और जिस अंदाज से मोदी की मुलाकातें हुई हैं ट्रंप के साथ, इजराइल के साथ, और उसकी जो डिफरेंट किस्म की तफसील थी, वो मैंने काफ़ी हद तक उसको स्टडी कर लिया। तो इस थ्रेट को सिर्फ आप इस थ्रेट को एज थ्रेट फ्रॉम अमेरिका ना समझें, ये इट इज़ बिगर देन थ्रेट। और उसके लिए मैं ज़रूर अपनी आवाम को थोड़ी चीज़ें आगाह करना चाहूँगा कि अगर आप पूरी सूरत हाल का अंदाज़ा करें जब से मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में दोस्ती हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी एक नॉन आरएस का टेररिस्ट था, अपने टेरर के जोर पे प्राइम मिनिस्टर बन गया, आज वो अमेरिका की बगल में बैठा हुआ है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं वहीं से चलती हैं। मैं एक ऐसा एंगल जो जब पहले कभी नहीं वाज़ह हुआ उसको वाज़ह करना चाहूँगा। आप कहना चाह रहे हैं कि बेसिक मोदी से जा रही हैं चीजें जो कि यूनाइटेड स्टेट से, डीसी से निकल के फिर प्रोसेस। मैं इसके साथ जो दूसरा एस्पेक्ट है जो मैं आवाम के नोटिस भी लाना चाहता हूँ, शायद लोगों को ना पता हो। देखें, एक बुक आई थी चार्लीज वॉर, ठीक है जी हाँ। मैं ये कहता हूँ ये जो भी सारा ड्रामा हो रहा है ये मोदीज वॉर है। क्यों कह रहा हूँ मोदीज वॉर? क्योंकि मोदी से पहले इंडिया ने ट्राई किया कि 5 हम ऐसे एयर बेसिस बनाएं जो कि इंडिया में मौजूद ना हो। तो वो उस वक्त कल जो बाहरी थे उन्होंने ये वाजपेयी के दौर में, जी बिल्कुल, उस वक्त शुरू हुए, लेकिन बाद में जब नई गवर्नमेंट आई कांग्रेस की तो उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद मोदी ने आते सबसे पहले उनको दोबारा शुरू कराया और आज 5 एयर बेसिस इंडिया के ओवरसीज में हैं और ये भारत में नहीं है बल्कि नहीं। मैं ये बता रहा हूँ, 3 की डिटेल मैं ये देता हूँ। एक है मेडागास्कर में, पाकिस्तान के लिए कैसे थ्रेट मैं उसी तरफ, एक सेशन में है और एक ताजिकिस्तान में है। देखें, आप अगर अपनी कोई चीज छुपा के रख के एक डिफेंस एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई मकसद तो होगा। मैं ये समझता हूं कि एक ताजिकिस्तान में है, दूसरा मेडागास्कर में है और एक सेशल में है। 2 और की डिटेल भी किसी वक्त आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में दे दूंगा और इसकी मेरे पास वीडियो भी है, मेरे पास कुछ इसकी तफसील भी है जो मैं इकट्ठी की है। देखें, बेसिकली देखें, इस वक्त इंडिया ने कोशिश किया है कि पाकिस्तान को सर्कल करे। कैसे? देखें, ईरान का चाबहार उसने ले लिया और जो यादव एजेंट पाकिस्तान में जो है वो उधर से वहां से किया।
दूसरा आ गया अफगानिस्तान की जो हमारी वेस्टर्न सरहदों पे उसने उसको अपने साथ मिला लिया और साथ ही अमेरिका को बहुत सी झूठी स्टोरियां सुना के ये कह दिया कि पाकिस्तान जैसे कि टेररिस्ट की पुष्टनाई कर रहा है, उसके मैं बाद में आऊंगा। फिर आप देखेंगे ताजिकिस्तान में अपना अड्डा बना लिया, यानी कि खुदा न खास्ता कल को हमारी लड़ाई होती है तो ताजिकिस्तान का बेस जो है वो ताजिकिस्तान में खिलाफ या ताजिकिस्तान या वहां पे उन लोगों के खिलाफ नहीं होना, वो पाकिस्तान के खिलाफ है। फिर आगे आ जाएगा चाइना की और इंडिया की 1962 से जिस अंदाज से जंग जारी है वो आपको भी मालूम है। अब भी डोकलाम एरिया में जो स्टैंड ऑफ है उनका, उसमें क्या हुआ कि वो चाइना अपना रोड बनाना चाहता था, डेवलपमेंट करना चाहता था और ये निभाना चाहिए था। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने 50 आदमी इनके अपना ठीक ठाक तरीके से अपनी वार में उनको दायर करवाया। अब यहां बात खत्म नहीं होती है। चाइना और इंडिया का एक कॉन्फ्लिक्ट ये मोदी का पैदाशुदा है। क्यों? क्योंकि मोदी जो है अपनी सिंपथीज जो अमेरिका की लेने के लिए, जहां पे ऑलरेडी कोल्ड वॉर चल रही है, यूरोप की सिंपैथी, अमेरिका की सिंपैथी, दूसरे ममालिक की सिंपैथी, क्योंकि चाइना जिस अंदाज से एक इकोनॉमिक टाइकून के तौर पे दुनिया में सामने आया है वो जाहिर है नहीं पसंद बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज को। आप देखें कि जितनी सप्लाई आती है चाइना को फ्यूल की मिडिल ईस्ट से, तो को सारी की सारी उस चैनल से इंडियन ओशन से होके और दूसरे इलाकों से होती है और हर जगह वहां पे एक बेस बना दिया गया है ताकि वो सप्लाई अगर जंग होती है चाइना के साथ तो उसको कट किया जा सके। अब और उसका अल्टरनेट सी पैक है। नहीं, आगे देखिए ना कि सी पैक जो है इसने पाकिस्तान को भी बेहतर बनाना है और चाइना को भी कराना है। आप इस वक्त एक नुक्ता ये बड़ा अच्छा आप कोरिलेट कर रहे हैं कि ऑल जो चाइनीज ट्रेड थी वो थ्रू पैसिफिक और फिर इंडियन ओशन से गुजरती थी। 5000 माइल का एक शॉर्ट डिस्टेंस बना। एग्जैक्टली। अब इंडियन ओशन में आप फरमा रहे हैं कि इंडिया ने अपने बेसिस बना लिए, उसको किसी तरह भी वो रोक सकता है, इस पोजीशन में है। तो सी पैक फिर महज इकोनॉमिक प्रोजेक्ट ना हुआ बल्कि चाइना का जो डिफेंस परसेप्ट है उसको भी तो फेवर कर रहा है। देखिए सी पैक एक बेसिकली इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट प्रेसिडेंट ज़रदारी ने दिया था। चाइनीज जितनी भी आपकी वहां की लीडरशिप है उन्होंने इसको एग्जामिन किया और इसको अप्रिशिएट करते हुए इनिशिएटिव ले लिया गया जिसको बाद में नाम सी पैक दिया गया। ठीक है। बेसिकली इसका फायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं अफगानिस्तान को भी होना था। अफगानिस्तान को भी होना था क्योंकि उसकी पोर्ट जो इस्तेमाल करता है वो पाकिस्तान की पोर्ट से इस्तेमाल करता है ना। अब जिस अंदाज से एक इंटरनेशनल ट्रीक चली उन्हें देखा कौन सा तरीका है कि पाकिस्तान के सी पैक को यानी कि चाइना और पाकिस्तान की जो अंडरस्टैंडिंग है इसको इन्फ्लिक्ट कैसे किया जाए। तो ये मोदी और वाशिंगटन की एक पूरी बड़ी साजिश थी। और अगर आप देखें तो ये जिस दिन मोदी वहां से आया था उसके बाद और जो उन्होंने मिलिट्री एसेट पे आर्मी एसेट पे जो एक्सेस थी मोदी को, उसी वक्त मैंने स्टेटमेंट दी थी कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए ठीक वो डिजाइन कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं। हमारा जो रद्द अमल आया, हमारी काबीना का इजलास हुआ, हमारी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, हमारा एज अ नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, एज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, उसके रद्द अमल पे आप देखिए इसमें दो चीज, इसको डिवाइड कर लें दो हिस्सों में। एक है थ्रेट और ये है उस थ्रेट की कितना असर हो सकता है, ये कितनी डेंजरस हो सकती है। तो इनको दो तरीकों से हमें हैंडल करना चाहिए। वन, जिस जगह से थ्रेट आई है वहां जो मिसकंसेप्शन पाकिस्तान के खिलाफ मोदी ने क्रिएट किया है वो दूर करना बड़ा जरूरी है। और 3 या 4 सवाल मैं आपकी वसासत से डायरेक्ट अमेरिका को मैं पोज करता हूं। नंबर 1, हमें यह बताइए कि अफगानिस्तान को वार जोन किसने बनाया? पाकिस्तान ने तो नहीं बनाया, अमेरिका ने बनाया। ठीक है। 19 टेररिस्ट थे जिन्होंने 9/11 पे हमला किया, एक भी अफगानी नहीं था, पाकिस्तानी नहीं था, अफगानी भी एक भी पाकिस्तानी नहीं था, पहले एक भी पाकिस्तानी नहीं था। अफगानिस्तान से हो सकता है उनकी ट्रेनिंग ली, वो जर्मनी में गए और जर्मनी के बाद उन्होंने अटैक किया, वो शू बम्बर हो या कोई भी हो, बट बेसिकली उनका ताल्लुक अफगानिस्तान में है। थर्ड, अफगानिस्तान में फौज प्रेसिडेंट ट्रंप साहब किन की है? आपकी है। आपने $76 बिलियन खर्च करके आपने वहां की लॉ एनफोर्समेंट को तैयार किया, किस लिए? अफगानिस्तान की में जो टेररिस्ट को खत्म करने के लिए। आज भी 60% जो अफगानिस्तान का एरिया है वो तालिबान के पास है। आपने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके चंद टेररिस्ट को आप सफाया नहीं कर सके, वो इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। नंबर 3, आप मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग, आप
आप चेक कर ले, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये मेरा नहीं है, डीए के पास भी ये इंफॉर्मेशन है कि 42% ऑफ द ड्रग प्रोडक्शन इज इन अफगानिस्तान। दुनिया की जितनी मनशियात हैं 42% वो अफगानिस्तान में पैदा होती है। उसके बाद फिर यहां से ट्रांजिट होती है मोस्टली पाकिस्तान से, और ये डेथ सप्लाई होती है दुनिया पूरी में। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को मैं कहना चाहता हूं, और ये पैसा जो ड्रग से आता है ये टेरर फाइनेंसिंग प्रोसीड जो है वो इस्तेमाल होती है इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं जो ड्रग्स हैं और उसकी प्रोसीड को खुद ही टेररिस्ट को देते हैं। नाम पाकिस्तान का कहां से है? प्रोडक्शन आपने की, पैसे आपने दिए, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो मिसपरसेप्शन पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका में पैदा किया है उसका दूर किया जाना जरूरी है। अभी एक और एक चीज बड़ी रह गई है इसमें, एक पॉइंट कि हम दुनिया पूरी में जो बॉर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट है ये इंटरनेशनल फिनोमिना है, और आप सिग्नेटरी पूरी वर्ल्ड के हर कोई कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसको कंट्रोल करेंगे, जिसमें इमिग्रेशन, कस्टम्स और ड्रग एनफोर्समेंट होती है। अब जिस मुल्क के सरहद से 70,000 अगर रोज मूव करेंगे, तो मेरा एक क्वेश्चन, छोटा सा मासूमाना सा सवाल है प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप अगर खोल दें बॉर्डर आपने किसी भी मैक्सिको के साथ, उधर तो दीवार बना रहे हैं, 70,000 लोग, उधर तो दीवार बना रहे हैं, 70,000 लोग आप आए जाएं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन, आपके सारे सैटेलाइट उसको नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन मैं यहाँ एक चीज कर लूं, खत्म है। आप हमें कहते हैं कि हम इंटरफेयर करते हैं या हमारी तरफ से लोग जाते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब एपीएस के आए टेररिस्ट एपिस में जो उन्होंने किया और विद इन हाफ एन आवर वो वापस अफगानिस्तान में चले गए। इस तरह चेरिंग क्रॉस वाले उधर से आए, बेडाबीर वाले उधर से आए, लेकिन ये ये बड़ा जरूरी है प्राय साहब हमारी परसेप्शन के लिए कि मैं उनको ये बताना चाहता हूं, उनकी यहां वैसे भी सुन रही होगी जो मैं कह रहा हूं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है मेरा कि जब 60,000 लोगों 70,000 लोग जा रहे हैं, उनमें क्रिमिनल भी हैं, टेररिस्ट भी है, लेकिन जब तक इसको आप सील नहीं कराते अफगानिस्तान से, डोंट एक्सपेक्ट। हम तो अपने मेजर्स ले रहे हैं ना, हमने बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, फेंसिंग कर रहे हैं, बट नहीं, यहां से मैं आपसे थोड़ा डिफर करूंगा। हम तो इंस्टॉल कर देते हैं, हमने पहले भी 2 दफा इंस्टॉल किया, मेरे टाइम में भी हुआ, वो आके बम्बार्डमेंट करके खराब तबाह कर जाते हैं। हनीफ आतमार के साथ आपकी मुलाकात हुई, एग्रीमेंट हुआ था, इवन वाशिंगटन गारंटर था कि ये बॉर्डर मैनेजमेंट होगी। अब भी हनीफ आतमार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, वही मैं रिमाइंड करना चाहता हूं कि जब हम कॉमन स्ट्रेटजी की बात करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, ये 3 दफा तो इनके प्रेसिडेंट को मैंने प्रपोज किया। खुद आर्टिकल में अपने में लिखा है, इसी लेटर में जो लेटर आपने भेजा, कि कॉमन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मुश्तरका हिकमत अमली अमेरिका और पाकिस्तान की होनी चाहिए। अच्छा, इस चीज में मैं प्रैग्मेटिकली बात करूंगा, क्योंकि अमेरिका के साथ हमने बहुत मिलकर जंग लड़ी, 3 दफा हम डसे गए, फिर भी हमें समझ में नहीं आता कि फिर भी अब कहते हैं कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद करनी है। ठीक है, एक नेशन वर्ल्ड वाइड होती है, लेकिन इसमें एक चीज मैं जो ज्यादा बात इंपॉर्टेंट वो करूंगा, पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन हो, क्योंकि हम समझते हैं कि जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, इधर भी पाकिस्तान में अमन नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए मसाइल आर्मी चीफ की वो स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, जिसपे उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली एक चीज को डिस्प्ले किया है और पूरा उसको मेंशन किया। मैं उसी चीज को आगे लेके चल रहा हूं। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, हमारा अमन नहीं होगा, और इसको करने के लिए कॉमन स्ट्रेटजी की जरूरत है। और वही है कि जब पाकिस्तान कोई ऑपरेशन करता है तो टेररिस्ट भाग जाते हैं अफगानिस्तान में, जब अफगानिस्तान में होता है इधर आ जाते हैं। अब उन 70,000 में वही टेररिस्ट अगर आ जाए इधर, तो बताएं वो कौन सा कुलिया, वो कौन सा मैजिक है, या हमें अमेरिका बता दे कि वो मैजिक, कि हम उसका वो एक मैजिक की एक स्कैन करें। बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे ब्रेक लेना है मलिक साहब। नादरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मलिक साहब फरमा रहे हैं कि वाशिंगटन में मोदी की क्रिएट करदा मिसपरसेप्शन को दूर करना बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ जो स्ट्रेटेजी बन रही है, अब तो हम प्लान कर चुके हैं कि वजीर खारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पहले वाशिंगटन नहीं जाएंगे, वो चीन जाएंगे, रूस जाएंगे। हमारी इस हिकमत अमली के हवाले से इनके क्या ख्यालात हैं, ब्रेक के बाद हम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नादरीन। अमेरिकी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान के लिए सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो चुका है, और इसी थ्रेट के हवाले से हम सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला हैं सेनेटर रहमान मलिक साहब हमारे रूबरू हैं। मैंने एक सवाल छोड़ा था ब्रेक पर जाने से उसी सवाल का जवाब देता हूं कि उसी स्ट्रेटजी को थोड़ी सी मैं एडिशन चाहूंगा, क्योंकि लड़ाई जो है वो आंसर नहीं है इस चीज का हल का।
मैं समझता हूं जहां मिसकंसेप्शन एक क्रिएट हुई है, क्या हुकूमत पाकिस्तान ने कोई ऐसा डोजियर बनाया है जिसमें वो एक्सप्लेन करे अचीवमेंट्स को, जो एक्सप्लेन करे हमारी सेक्रीफाइसेस को, जो एक्सप्लेन करे हमारी स्ट्रेटजी को, और वो एक्सप्लेन करे कि हम कैसे आगे जाना चाहते हैं। इसी पॉलिसी से पहले यहां पर सेनेटर जॉन मैकेन की क़यादत में सेनेटर्स आए, बाकायदा तौर पर उनको नॉर्थ वजीरिस्तान का चक्कर लगवाया गया। उसके बाद उनकी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस वेल्स आई, बाकायदा तौर पर उनको सारी बातें बताई गई। और अभी जोसेफ वोटेल आए, जो जनरल हैं, जो सेंटकॉम के सरबराह हैं, उनको भी वहां वजीरिस्तान ले जाया गया। पाकिस्तान तो अपनी पूरी पोजीशन एक्सप्लेन करता है। एक एफर्ट विद स्ट्रेटजी। ये जो चीजें बता रहे हैं, जब हम डोनाल्ड ट्रंप की गए थे ओथ स्वीकिंग सेरेमनी पे, मैं जॉन मैकेन साहब को मिला, उनके सारी जितनी भी फॉरेन रिलेशन के मेंबर हैं सबको मिला, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, और मैं इस आइडिया पे पहुंचा, और मैं रिकॉर्ड पे हूं, और इस फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा कि यहाँ के थिंक टैंक और यहाँ की लीडरशिप पाकिस्तान के इस वक्त खिलाफ हो चुकी हुई है, और ये रुकने वाली नहीं है। और आपने देखा वो नहीं रुकी। मेरा मतलब ये कहने का है कि एक ऑफर है, एक अपॉर्चुनिटी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कॉमन स्ट्रेटजी की। तो लेट्स आस्क प्रेसिडेंट ट्रंप कि भाई आपकी क्या है वो कॉमन स्ट्रेटजी, और आप कहते कैसे चाहते हैं पाकिस्तान आपकी मदद करे। अगर कोई स्ट्रेटजी होती तो 17 साल में वो कामयाबी ले जाते। यही तो मैंने मेंशन किया था प्रेसिडेंट बुश को भी और प्रेसिडेंट ओबामा को कि यू एज ए वर्ल्ड पावर हैव टोटली अटरली फेल्ड। सो यू फील कोई स्काईलाइन आपके ज़हन में है कि इसी स्ट्रेटजी में पाकिस्तान के लिए अच्छी बात भी है। अगर ट्रंप चाहता है पाकिस्तान का ताउन तो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मैं तो यही सवाल छोड़ा था कि अब हम कहते हैं हम पहले चीन जाएंगे, फिर रूस जाएंगे, उसके बाद वाशिंगटन जाना हुआ तो जाएंगे। प्राचा साहब, देखना यह है कि क्या जो वाशिंगटन में पॉलिसी बनी है, क्या वो वाकई जो कहा गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमल लाने की बात है। अगर ये अमल लाने की बात है तो हमारे लीडर और उनके लीडर बैठ जाएं और ये फैसला कर लें कि हमने उनको मारना टेररिस्ट को, तो आप बॉर्डर सील करके दोनों तरफ करें, आई थिंक ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस अंदाज से अमेरिका चल रहा है या जा रहा है, मैं एक नया न्यूक्लियर क्लब बनता हुआ देख रहा हूं, और वह है चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान। क्योंकि ये मत भूले वाशिंगटन कि ये अगर कोई ऐसी चीज यहां पे की गई तो ये दुनिया के अमन के लिए नहायत खतरनाक होगा कि इस खित्ते में इस वक्त आपके 4 न्यूक्लियर स्टेट्स रहते हैं, यानी पाकिस्तान, इंडिया और क्या मलिक साहब, रूस और चीन पाकिस्तान के लिए जंग लड़ेंगे अगर अमेरिका हमला करता है, जैसे वो बार बार कह रहे हैं, टिलरसन कह रहे हैं, उनके वजीर खारजा कह रहे हैं कि जहां हमें कोई नजर आएगा हम उस पर अटैक करेंगे। मैं समझता हूं कि हमें किसी की बाजू पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में इतनी एबिलिटी है, वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट, राइट, बट हैविंग फ्रेंड्स अराउंड विद यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। तो चाइना हमेशा हमारे साथ रहा बड़े भाई की तरह से। आप जिस अंदाज से सबसे पहले चाइना ही बोला, मैं बोला हूं ना, चाइना और रशियन भी हमारी फेवर में बयान दिए। मैं चाइना का और रशिया दोनों का शुक्रगुजार हूं। ईरान ने भी दिया, कल उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री बोली, और खुद वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी जाके मिले। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के हवाले से बड़ी मुस्बत बात। देखिए जी, मुस्लिम उम्मा अगर आज पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी होगी तो इतने हालात खराब होंगे मुस्लिम उम्मा के, शायद वो ना संभाल सकें। और समझना चाहिए मुस्लिम उम्मा को कि जब 50 मुल्कों की गैदरिंग हुई और उसके बाद जिस अंदाज से कतर और सऊदी अरेबिया में वेज क्रिएट हुआ और जिस अंदाज से ये चीजें चली, वो एक बहुत बड़ा इशारा देती हैं। तो मैं ये समझता हूं, मैं फाइनली आपसे बात करूं, मैं ये समझता हूं कि अमेरिका जिस अंदाज से चल रहा है, या एक स्ट्रेटजी के तहत, या इसके जो फॉल होंगे, जो उसके रिपरकशंस होंगे, वो ये हो सकते हैं कि कहीं थर्ड वार की शुरुआत जो है मिडिल ईस्ट से या साउथ एशिया से ना हो, क्योंकि साउथ एशिया की पूरे की बात की है, वो तो अपनी जंग इधर पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि उन्होंने जब थ्रेट की बात की है, अफगानिस्तान के सिलसिले में बात करते हुए, और इंडिया को इन्वाइट किया है, तो बेसिक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज उसने दिया। परसों रात CNN पे ज़ल्मे खलीलजादा आए हुए थे, और वो अमेरिका के साबिक सफीर थे। वो कह रहे थे कि ट्राइबल एरिया में पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द नहीं है, अब वो पाकिस्तान के अर्बन सेंटर्स में है, यानी वो अर्बन सेंटर्स की निशानदेही कर चुके हैं, वहां पर बकौल उनके टेररिस्ट हैं। खतरनाक सिचुएशन है। ये
अफगानिस्तान से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो हमेशा एक परसेप्शन क्रिएट करेंगे इंडिया के कहने पे। इंडिया का परसेप्शन भी ये है, और इंडिया इसी चीज में अगर आप देखें तो कश्मीर की पूरी आजादी की जो तारीख है उसको लपेटना चाहता है। क्या अमेरिका को वो नजर नहीं आ रहा है इस वक्त कि वहां पे 17,000 लोग जो है शहीद हो चुके हैं, वहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, उसको कोई नहीं देख रहा। पाकिस्तान के 70-60 हजार लोग शहीद हो गए, उसको तरफ नहीं देख रहे। मैं दोबारा इसी पे आ रहा हूं कि जो स्ट्रैटेजी या जो इस वक्त हिकमत अमली अमेरिका ने शुरू की है, आने वाले वक्त में अगर ये जारी रही तो मैं थर्ड वॉर जो है वो मिडिल ईस्ट में या साउथ एशिया में देख रहे हैं। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सेनेटर रहमान मलिक साहब एक पॉलिटिशियन भी हैं, मुल्क की सियासत में भी एक तूफान आया हुआ है, मुख्तलिफ डायमेंशन पर बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन, आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब। मुल्क की सियासी सूरत हाल में जो तूफान आया हुआ है, मलिक साहब आपकी सिक्योरिटी पर तो नजर है बट एक पॉलिटिशियन भी हैं आप। इमरान खान सिंध गए, वो उन्होंने बड़ा जलसा किया खुर्शीद शाह साहब के होम टाउन यानी सखर में। वो कहते हैं कि जल्द सिंध में भी एक फरून कहेगा मुझे क्यों निकाला गया। मैं इस पे आता हूं, लेकिन सम अप करना चाहूंगा उस कौमी इशू पे जो करना चाहिए था कि इस थ्रेट को जो अमेरिका से आई है, पाकिस्तान को अकल के साथ एक हिकमत अमली के साथ आगे लेके चलना चाहिए, और जितनी भी लॉबी क्रिएट की जा सकती है दुनिया में, और जितनी जल्दी हो सके अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन द फॉर्म ऑफ ए डोजियर टू इंटरनेशनल मीडिया एंड लोकल मीडिया शुड कम, और उसके बाद फिर इसको बतरीज एक अपना ज्वाइंट सेशन बुलाएं पार्लियामेंट का, उसमें लेके आए और एक प्रॉपर किस्म की हिकमत अमली बनाकर डोनाल्ड ट्रंप को ही भेजें कि दिस इज द वॉइस ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, प्लीज पुट योर ईयर्स ऑन दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाए आप उस पॉलिटिकल क्वेश्चन पे। भाई सियासतदान बहुत बात करते हैं, और जब कोई फरोनियत की बात करता है तब खुद फैरून बन जाता है, और अल्लाह ताला को फैरून बनना पसंद नहीं है। लेकिन वक्त और हालात को अगर आप सामने रखें तो जो इस वक्त एक माहौल बना है, उस माहौल में घर जाने वाला बंदा कौन है? इलेक्शन कमीशन में किसके केस चल रहे हैं? शायद 62-63 का नेक्स्ट शिकार कौन होने वाला है वो मेरा है। अगर आप इलेक्शन कमीशन से थोड़े से पेपर उठा लें तो आपकी समझ में आ जाएगा। आप कह रहे हैं इमरान खान 62-63 का शिकार होने वाला है। मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले वक्त में देखेंगे कौन होता है। और जहां तक आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक है, वो एक सियासतदान है, ज़िरिक सियासतदान है, उन्होंने कभी गाली के अंदाज में बात नहीं की। और एक दफा इमरान खान ने कहा था हम आप लग जाएंगे पीछे आसिफ जरदारी साहब की बारी है, मैं आपके पीछे हूं। तो आप ये इस्लामाबाद में कहा था। देखें कौन भाग रहा है। आखिर ये जरूरत महसूस हुई है उनको सिंध में जाने की, क्यों हुई है? सिंध में कोई अगर कोशिश भी करे, हर एक का हक है, लेकिन वो तो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम सिंध से पीपल्स पार्टी का असर खत्म करेंगे। दिल को खुश रखने के लिए गालब ख्याल अच्छा है, वो गालब की वो शेर जलसा तो बहुत बड़ा था सखर वाला, आप माने ना माने जलसा बहुत बड़ा था। जलसा जब होता है तो जलसे होने के पीछे क्या तरीकाकार होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग देखते हैं जलसे में होना और वोट देना दो अलग-अलग सवाल है। तो बहरहाल एक वक्त था कि हम मुझसे ये सवाल करते थे कि पंजाब में तो कुछ नहीं है, पंजाब में तो आप जीरो हो गए। आज हमारा चेयरमैन आया ना डंके की चोट पे, बड़ी तकलीफ हुई लोगों की। नहीं, पंजाब में जब मैं बात करता था आपके बंदे भी तो टूटे ना, मेरी बात तो बंदे टूटे ना पंजाब में। तो अपनी हिकमत अमली देख लेना पीपल्स पार्टी की कि जिस अंदाज से बिलावल भुट्टो जरदारी सामने आए हैं। अब वो जो हम जैसे बूढ़े लीडर जो अपने आप को क्लेम करते हैं हम यूथ के लीडर हैं, उनको बड़ी परेशानी शुरू हो गई। लेकिन फ्यूचर इज फॉर बिलावल भुट्टो। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि पंजाब में हर तहसील में, हर जिले में आपके लीडर्स को जाना चाहिए। पंजाब को इग्नोर किया हुआ था, पंजाब में कोई नहीं जा रहा था। सिर्फ बिलावल हाउस लाहौर में बैठ के मीटिंग करने से सियासी जमातें रीएक्टिवेट नहीं हो सकती। मलक साहब, मैं आज भी यही कहूंगा। सियासी हिकमत अमली आपने देखी होगी, जो आसिफ जरदारी साहब ने जब ओथ ली थी मियां नवाज शरीफ ने, तो उन्होंने कहा आपको 4 साल हम काम करने देंगे, आप 4 साल काम करें, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये नवाज शरीफ के साथ अचानक क्या हुआ फिर? देखिए, सबसे पहले मैं एक अर्ज कर दूं कि आपसे एक दफा मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसको एक चीज मैंने रियलाइज की
कि जब मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर डिफर करना शुरू कर देता है अपनी हुकूमत से, तो हुकूमतें ज्यादा देर नहीं चला करती। आप चौधरी निसार अली खान की बात उसी पे आता हूँ। जो इंसार साहब ने जिस अंदाज से अपने आप को एक्सप्रेस किया था, और एक्सप्रेस करते करते वो रह भी गए, शायद उनकी हिकमत होगी। रही बात कि हमें भी, हुकूमत को भी और सारे सियासतदान को ये सोचना चाहिए कि हमें इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट नहीं करना, हमने इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है। नंबर वन, इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सेल्फ क्रिएटेड तो नहीं है। ये तो नहीं किसी ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल आपारा में बैठ के किसी ने कह दिया हमने बना दिया, या आपने जाके शालमी में बैठ के कह दिया कि आज सुप्रीम कोर्ट बन गया। नो, सुप्रीम कोर्ट इज अ प्रोडक्ट, और यू कैन से इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आपके जितने भी इदारे इस वक्त, जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि उनको हिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं बहुत हर किस्म का खतरा देख रहा हूं। और अगर यही चीज चलती रही और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉग्निजेंस ले ली, तो फिर कल को लोग कहेंगे कि जुडिशियल कू आ गया। तो सॉरी टू से, आई थिंक आई वुड लाइक टू एडवाइस टू द लीडरशिप ऑफ PMLN कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक आपकी सियासत है जो पार्लियामेंट की है, एक सियासत है आपकी गली कूचों की। अब जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो उनकी पार्लियामेंट की सियासत पर टाइम बीइंग इज नॉट देयर। नहीं, लेकिन आपके कायद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब तो कह रहे थे ना कि इनको मैंडेट नहीं मिलता, हमेशा इनको दिलाया गया। कौन दिलाता रहा है मैंडेट? देखिए, जरलू झुल्लू जो है ना पाकिस्तान में, उसको चलाने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। कौन? आप भी मुस्कुरा देंगे जब बात करते हैं तो समझ लिए कौन होते हैं। उस वक्त के लोग जो थे, और जिस अंदाज से 2007 में भी हुआ, 2013 में हुआ, और आप फिर मुस्कुराएंगे कि रात के अंधेरे में कौन जाके किसको किस वक्त मिलते थे। और आपको यह भी पता है कि मेमो गेट कैसे क्रिएट किया गया था। मियां साहब किस अंदाज से काला कोट पहनकर खूब स्मार्ट बन के जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में गए थे मेमो गेट में, क्या दुनिया भूल गई है उसको? क्या हमने कोई ऐसी हरकत की? आज तक बताते कि हमने पेश हुआ। यहां तक कि जब मुझे GIT में बुलाया गया तो मेरी पार्टी के साथ बात हुई और पार्टी एक साइड पे होगी, मैंने कहा मैं वहां पेश हूंगा, बसीयत एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA, नॉट सेनेटर ऑफ पाकिस्तान। GIT के साथ आपने भरपूर तावन किया, उन्होंने रिपोर्ट में तो आपको अप्रिशिएट नहीं किया। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। मैं ये भी कर देता हूं, आपको क्लैरिफाई कर दूं, आप जरा रिपोर्ट दोबारा पढ़िएगा। उन्होंने कहा उनकी रिपोर्ट क्रेडिबल है, वेरीफाइबल है। और एक लफ्ज जिसकी बात आप करने चाहते हैं कि रहमान मलिक ने कागज के मतलब सही नहीं कहा था, जनरल अमजद को किसी वक्त इंटरव्यू पे लाए मेरे सामने, उन्होंने यह कहा कि हाँ, मैंने ये कहा GIT को कि एक पेपर है जो काउंसिल टैक्स होता है, वो जनरल जो फॉर्मर चेयरमैन नैब थे उनको दिए थे। तो उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे याद नहीं पड़ता, उन्होंने दिया, हो सकता है मेरे किसी स्टाफ मेंबर को दिया हो। अगर उस चीज को मिला के वो झूठ के तनाजुर में ले जाते हैं तो मैं चैलेंज भी करूंगा इसको, और मैंने चैलेंज भी किया है। और मैंने तो टोटल एक अपनी वॉक थ्रू किस्म का एक पूरा टूर दिया था मीडिया को, जो मेरी रिपोर्ट थी जिसका 96% मैंने कहा था, जबकि 97.7% ऑफ माय एंटायर इनपुट इज इन द GIT। और है तो चैलेंज कर ले, मेरे साथ सामने आ जाए। और फिर मैंने लेटर भी लिखा 2 सफ़े का GIT को कि आप 12 और 13 FIR नहीं खोल सकते, आपको एक इंक्वायरी रजिस्टर करनी पड़ेगी, ओपन और सीक्रेट वन, क्योंकि ये कानून कहता है। और अगर ये इतने फ्लॉज थे, अगर इतने फ्लॉज हैं उस रिपोर्ट में, तो फिर उसी रिपोर्ट पे तो GIT ने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया। सर ये गलत बात है। GIT की रिपोर्ट को नैब में फर्दर स्क्रूटनाइज करने के लिए भेजा है, क्योंकि GIT रिपोर्ट जो होती है एक IO से ज्यादा हैसियत नहीं रखती है, क्योंकि वो जिमनी का हिस्सा बनती है। डिस्क्वालीफाई जो हुए हैं वो GIT की रिपोर्ट नहीं है, वो किसी जगह और से रिपोर्ट आई थी। और कहां से? आपने दूसरे जो गवर्नमेंट के वाया मीडिया होते हैं, दुबई में लिखा गया कि आप बताएं इनका कोई कामा है, तो उन्होंने दुबई ने लिख के भेज दिया कि इनका कामा है। तो ये तो GIT की रिपोर्ट तो आखिरी मोमेंट में कभी डिटेल बताऊंगा पब्लिक को। हैविंग सेड सो, GIT की रिपोर्ट जो बेसिक है, जो शुरू हुई प्रॉपर्टीज की, जो शुरू हुई करप्शन बेस पे, एक अलेज्ड करप्शन थी, उसको अगर गौर से देखें, वो तो सारा बन गया हिस्सा उसका नैब के रेफरेंस का बनेगा। अगर वो बना तो वो तो भी चल रहा है। ये तो बिल्कुल सेपरेट वाकया आ गया। तो लिहाजा मैं ये नहीं कह रहा मैं GIT की रिपोर्ट को कंडेम कर रहा हूं। नो, GIT ने बहुत अच्छा काम किया, और उससे क्योंकि मेरा इनपुट भी शामिल है,
तो हमने इकट्ठे ही काम किया। बहरहाल एक फ्रिक्शन होती है, एक जेलसी होती है, एक क्रेडिट लेने की बात होती है। तो अगर कोई क्रेडिट लेना चाहता था मेरा नाम इस्तेमाल करके 100 बिस्मिल्लाह। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि रेमंड डेविस के लिए दियत हुकूमत पाकिस्तान ने दी थी। अगर हम तफसील बता दें तो नदामत होगी। आप उस वक्त वज़ीर दाखिला थे जब रेमंड डेविस का सारा मामला मेरा ख्याल है सेटल हुआ। कि नदामत उनके लिए होगी जिन्होंने अपने हिसाब से कोई ऐसा काम कानून के खिलाफ किया हो। बहरहाल मैं इस बात पे अपील करता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि वो इस पे एक कमीशन बनाएं और देखें कि रेमंड डेविस का केस कैसे चला, रेमंड डेविस बाहर कैसे गया, रेमंड डेविस में पंजाब ने क्या क्या कुछ किया और वो ट्रायल किस बेसिस पे हुई, और वो पैसा जिसकी बात ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं वो कहां से आया, किधर से गया, और उसको फिर जेल से, पंजाब की जेल से निकाल के किस अंदाज से निकाला गया, और वो ट्रायल के लिए प्रोसिक्यूटर कौन था, और प्रोसिक्यूटर क्या पंजाब का नहीं था। मैं किसी पे ब्लेम गेम करने के बजाय मैं ये कहूंगा, लेट देयर बी ए हाई लेवल कमीशन हेडेड बाय ए सुप्रीम कोर्ट जज हु शुड एग्जामिन द एंटायर मैटर ऑफ रेमंड डेविस। क्योंकि रेमंड डेविस के मुतालिक मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूं कि रेमंड डेविस जो गया था यहां से, वो जिस अंदाज से गया था वो पाकिस्तान के जो इस्लामिक लॉज हैं उनके तहत किया है। और अगर या तो आप कहें कि आपके यहाँ इस्लामी लॉ नहीं है, और अगर इस्लामिक लॉज वो नदामत की बात कर रहे हैं आप, चूंकि इंटीरियर मिनिस्टर थे, मैं इसलिए मुझे नदामत मुझे नहीं है, क्योंकि ये जो पैसा गया ना वो इंटीरियर ने दिया और ना ही कोई फेडरल गवर्नमेंट उसका कोई तल्लक था। तो बहरहाल जब कोई बंदा छोड़ा जाता है तो छोड़ा जाता है तो कहां से छोड़ा जाता है, जेल से छोड़ा जाता है ना। तो जेल किसके मतहत थी, वो शौकत पराचा साहब के नीचे तो नहीं थी, वो रहमान मलिक के नीचे नहीं थी, वो आपको पता है किसके तहत थी। तो एक हो जाए ना कमीशन, एक इन्वेस्टिगेशन कर ले। आप मियां शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं कहता हूं नहीं जेल तो उनके अंदर थी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर वो थे। मैं ये कह रहा हूं कि टीओआरस जो है बना देना, तो वहां आईजी जेल को बुला लेंगे, बताएं किसका हुक्म आया था। तो मैं तो कानूनी बात कर रहा हूं, मैं ब्यूरोक्रेटिक बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लेट देयर बी अ कमीशन, a high powered commission to investigate, और जिनको नदामत उठानी चाहिए आए, नदामत आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए, ताकि ऐसी चीजें फ्यूचर में नहीं हो। क्योंकि हमारा ज़मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का क्लियर है, इसलिए आज बड़ी डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि बनाए कमीशन, सबसे पहले जाके मैं पेश हूंगा। Let it be there. बहुत शुक्रिया सेनेटर रहमान मलिक साहब। नाजरीन, सेनेटर रहमान मलिक साहब सिक्योरिटी एंगल पर भी बात कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट हैं, बट हमने कोशिश की कि कुछ पॉलिटिक्स पे भी वो बात करें। पॉलिटिक्स बहुत गर्म है, इसलिए हमने चाहा कि कुछ वो थोड़ा सा अपनी पार्टी के पर्सपेक्टिव में बात करें। अपने मेजबान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।